हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 22 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लास्ट ईयर मार्च में यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस, स्वीडन बेस्ड फ्रीडम इंस्टीट्यूट, इन्होंने इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको डाउनग्रेड कर दिया था, उसकी रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। और इनका यही कहना था जो सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, मिनॉरिटीज़ को यहाँ पर ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा, फ्री स्पीच के ऊपर यहाँ पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हिट बैक किया था और यही कहा था कि इंडिया को इन कंट्रीज से शर्मंद की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आरटीआई के थ्रू एक पेपर को एक्सेस किया गया, एक डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया गया है जो कि है इंडिया एज अ डेमोक्रेसी प्रिपेयर्ड बाय द पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि यहाँ पर सबमिट किया गया था टू द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है जो कि फंक्शन करता है अंडर द एडवाइस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। अब इस पेपर में जो इंडिया की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड किया गया था, तो उसको काउंटर करते हुए क्या पॉइंट्स थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्रिटिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी डू नॉट एक्नॉलेज दैट इन इंडिया टुडे देयर इज मच ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। तो आज जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसमें ज़्यादा ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, लीडरशिप इन पोजीशंस एंड इन सिविल सोसाइटी। इसके अलावा आज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अबाउट देयर आइडेंटिटी, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर लैंग्वेज, अबाउट देयर बिलीव्स। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का वो ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग अरीना से नहीं आते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन डिफरेंसेस के बेसिस पे आप उनको जज करोगे। तो यही यहाँ पर पॉइंट उठाया गया है। तो दे आर ऑल्सो लेस फ्रॉम द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड, आर लेस कनेक्टेड टू अदर ग्लोबल सेंटर्स एंड दिस डिफरेंस इज जज्ड पॉलिटिकली हार्शली। बाकी पेपर में, डॉक्यूमेंट में ये बात भी लिखी है, इंडिया में एक रॉबस्ट मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया की भी प्रेजेंस है, जो डिसेंट के लिए स्पेस है वो ग्रो हो रहा है, सिविल सोसाइटी थ्राइव कर रही है। आगे चलते हैं। और इंडिया जो है वो बिलीव करता है वसुधैव कुटुंबकम में, द वर्ड इज़ अ फैमिली इज़ डीपली इंटरेस्ट इन इंडियन थिंकिंग। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। हो सकता है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स हम उनको फुलफिल नहीं करते, लेकिन इंडियन की डेमोक्रेसी इन इट्स ओन वे एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। द एमईए अटेम्प्ट्स टू प्लेस इट्स प्रैक्टिस इन द सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ट्रेसिंग इट टू पंचायत एंड रामायण। तो रामायण में भी पंचायत का जिक्र किया गया है, इसके अलावा शांति पर्व इन महाभारत। Simultaneously, it is confident that India, given that it is the world's largest democracy and a thriving economy, will influence international decision making. The paper talks about काउंटरिंग वेस्टर्न प्रेजुडिसेस अगेंस्ट इंडियाज डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर वेस्टर्न जो हैं वो अपने डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स पे इंडिया की डेमोक्रेसी को जज करते हैं। तो लार्ज डेमोक्रेटिक वर्ड एग्जिस्ट बियॉन्ड द वेस्ट। तो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक वर्ड है जो कि वेस्ट के अलावा भी एग्जिस्ट करता है। वन दैट गिव्स डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म अ मोर यूनिवर्सल अपील, और उसका एक एग्जाम्पल है इंडिया। तो डिस्क्राइबिंग इंडिया एज अ पॉलिटी विच थ्रू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इज लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ रूट्स, हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया महाभारत रामायण, जहाँ पर भी यहाँ पर बात की गई पंचायत की, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। चलते हैं हम आगे। ये जो सेकंड न्यूज़ है पेगासस, तो पेगासस के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया जिसको ओवरसी कर रहे हैं जस्टिस आर.वी. रविंद्रन। और बाकी यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे वो आपको पता था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही है कि पेगासस जो है क्या फ़ोन्स और अदर डिवाइसेस पे यूज़ किया गया सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और अगर यूज़ किया गया तो कौन से लॉस के तहत यूज़ किया गया, या यहाँ पर इलेजिटिमेट तरीके से यूज़ किया गया। तो इन यही सब टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो कि देखे जाएंगे जब यहाँ पर कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था, क्या हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? तो क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के टेस्ट को पास करेगा? तो ओवर द years the advocate general argued the Supreme Court has evolved the essential religious practice test to protect only those that are seemingly essential to practice of religion। तो अगर यहाँ पर हिजाब पहनना essential religious practice टेस्ट को पास करता है, उसके बाद ही इसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा फंडामेंटल राइट, और इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने आर्ग्यू किया है दैट फॉर अ रिलीजियस प्रैक्टिस टू बी सेफ गार्डेड बाई आर्टिकल 25 इस मस्ट बी स्टैब्लिश्ड फर्स्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। तो पहले तो उसको रिलीजियस प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना जरूरी है, और दूसरी बात ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी इसको यहाँ पर फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इन द केस एट प्रेजेंट पिटिशनर्स हैव क्लेम्ड द हिजाब टू बी अ फंडामेंटल राइट विदाउट एस्टैब्लिशिंग इट एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब इसके अलावा असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का क्या टेस्ट होता है, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की डॉक्ट्रिन रखी थी, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं यहाँ पर बिग चेस होप। तो ये था एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट, जिसमें यहाँ पर जो विनर हैं वो हैं आर प्रगनंदा, और ये यहाँ पर थर्ड विनर हो गए हैं जिन्होंने यहाँ पर मेंशन है। तो ये सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड 4 years अगो। इसके बाद दैट ही इज जस्ट द थर्ड इंडियन आफ्टर विश्वनाथ आनंद एंड पी हरिकृष्ण टू अकम्प्लिश द रेयर फीट ऑफ बीटिंग कार्लसन अंडरलाइंस हिज इनक्रेडिबल पोटेंशियल। तो इन्होंने हराया कार्लसन को, जो कि ये हैं, आप देख सकते हैं, मैग्नस कार्लसन। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे।
अब यहाँ पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 2017 में गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटिंग दैट व्हाट मे अपीयर टू बी ए मैरिटल रेप टू अ वाइफ, हो सकता है वो दूसरों को मैरिटल रेप ना लगे। सेंटर ने 2017 में ये बात बोली थी और ये बोला था अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करेंगे तो उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो यहाँ पर डीस्टेबलाइज हो सकता है, और इसके अलावा हस्बैंड्स को हैरेस करने के लिए भी ये टूल बन सकता है, जैसे कि 498A ऑफ IPC को मिसयूज़ किया जाता है हस्बैंड्स को हैरेस करने के लिए। तो ये था सेंटर का स्टैंड 2017 में। अब क्या स्टैंड होने वाला वो अभी हम कुछ टाइम में देख लेंगे। ये डिस्कस करेंगे द यूक्रेन डिलेमा। एज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू डी एस्केलेट द क्राइसिस इन यूक्रेन कंटिन्यू, तो यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रही है उसके लिए यहाँ पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मिलिट्री तक ना पहुंचे। द टाइम हैज़ कम फॉर दिल्ली टू डिवोट ग्रेटर अटेंशन टू सेंट्रल यूरोप। अब यहाँ पर ऑथर ने यही बोला है कि हमें यहाँ पर सेंट्रल यूरोप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह देखना है। हमें यहाँ पर वेस्ट के लेंस से देखने की कोशिश नहीं करनी है यूक्रेन को, या तो फिर हमें मॉस्को के लेंस से यहाँ पर यूक्रेन को देखने की कोशिश नहीं करनी। हमें यहाँ पर ये जो है सेंट्रल यूरोप उसको एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह देखने की ज़रूरत है। It is important to remember that Central Europe is no longer just a piece of territory that Russia and the Western powers can divide into spheres of इन्फ्लुएंस। तो अब सेंट्रल यूरोप वैसे पीस नहीं है कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल यूरोप की खुद की आइडेंटिटी है, खुद की पॉलिटिकल एजेंसी है, और यहाँ पर ये जो सेंट्रल यूरोप है ये यहाँ पर यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स को रीशेप भी कर सकता है। तो जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मीट्स ऑल द इंडियन एम्बेसडर्स इन यूरोप दिस वीक, तो यहाँ पर स्टेक्स है कि हम बात करें यूरोपियन सिक्योरिटी की, इसके अलावा सेंट्रल यूरोप की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये जियोपॉलिटिकल कैलकुलस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर रशिया ने अपनी डिमांड रख दी कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनाना चाहिए और यहाँ पर रशिया की सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो एट द कोर ऑफ हिज प्रपोजल्स इज द डिमांड फॉर अ डोमिनेंट रोल इन सेंट्रल यूरोप। तो यहाँ हमें ये समझ आ रहा है जो रशिया है वो यहाँ पर डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहता है सेंट्रल यूरोप में। ही वॉन्ट्स टू लेवरेज द मिलिट्री टेंशन फॉर स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड्स। तो यहाँ पर हमें क्लैशेस देखने को भी मिल रहे हैं यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेज और रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट फोर्सेज जो कि यहाँ पर ईस्टर्न यूक्रेन में है। अब यहाँ पर इससे पहले भी रशिया ने 1956 में हंगरी का इन्वेजन किया था, सोवियत इन्वेजन हुआ था हंगरी का, और चेकोस्लोवाकिया क्या हुआ था 1968 में। उस समय पे इंडियन डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि हम इसमें किसको सपोर्ट करें, क्योंकि रशिया को सपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता था क्योंकि रशिया उस समय हमारा एलाई था। अब अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेट करेगा तो हम इसमें क्या स्टैंड लें। तो अभी तक तो इंडिया डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करके कर रहा है कि यहाँ पर रशिया जो है उसके लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यूक्रेन के लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अभी तो हम डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर रशिया इन्वेट कर देगा यूक्रेन को तो हमें कोई ना कोई साइड तो लेनी पड़ेगी, या तो वेस्ट की साइड लेनी पड़ेगी या तो रशिया की साइड लेनी पड़ेगी। तो इन सेंट्रल यूरोप इंडियाज़ प्रैग्मेटिज्म इन नॉट ऑफेंडिंग मॉस्को, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम मॉस्को को ऑफेंड ना करें। अब पुतिन की डॉक्ट्रिन है लिमिटेड सॉवरेनिटी की, बहुत पहले से डॉक्ट्रिन चल रही है रशिया में एक लिमिटेड सॉवरेनिटी। तो इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे जैसे कि गोर्बाचेव, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को अबेंडन कर दिया था और उन्होंने ये बोला था कि जो रशियन की से है वो यहाँ पर सेंट्रल यूरोप में हम कम रखेंगे। लेकिन पुतिन जो है वो इस डॉक्ट्रिन को वापस लेकर आना चाहते हैं जो कि लिमिटेड सॉवरेनिटी की। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द सोवियत एरा पॉलिसी ऑफ सेइंग दैट द सोशलिस्ट स्टेट्स मस्ट सबऑर्डिनेट द सॉवरेनिटी फॉर द सेक ऑफ द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक। तो उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर सोशलिस्ट स्टेट्स हैं वो अपनी सॉवरेनिटी, उनकी लिमिटेड सॉवरेनिटी होगी और वो यहाँ पर कलेक्टिव ब्लॉक के अंदर काम करें, और ये जो कलेक्टिव ब्लॉक है उसको कौन लीड करेगा, तो उसको लीड करेगा यहाँ पर रशिया। तो सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, जब 1956 में सोवियत ने हंगरी को इन्वेड किया था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसको डिनंसिएशन, उस समय जब एंग्लो फ्रेंच का अटैम्प्ट था सुएज कनाल को सीज करने का, तो इस बात को तो यहाँ पर हमने डिनंसिएट किया था। लेकिन यहाँ पर रशिया ने जब हंगरी को इन्वेट किया तो उस समय हमने इसको रिनाउंस नहीं किया। तो वाइल दिल्ली मिस्ड वर्ड्स ऑन द रशियन इन्वेजन ऑफ हंगरी, तो उस समय भी हमने रशिया के जो इंटरेस्ट थे उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पर जब रशिया ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इन्वेट किया तो उस समय भी अमेरिका का वॉर चल रहा था वियतनाम में, तो हम अमेरिका को तो कंडेम कर रहे थे कि वियतनाम में वॉर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर सोवियत ने चेकोस्लोवाकिया को इन्वेट किया तो उस समय भी हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया रशिया पे, और यहाँ पर भी हमने अपने वर्ड्स को मिन्स किया। तो बेसिकली हम रशिया को कहीं ना कहीं फेवर करते रहे क्योंकि रशिया हमारा एलाई रहा है। द प्रोस्पेक्टिव रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कम्स अमिड्स इंडियाज मिलिट्री टेंशन विद चाइना। अब यूक्रेन के ऊपर रशिया इन्वेट कर सकता है ऐसे टाइम में जब इंडिया की चाइना के साथ मिलिट्री टेंशन चल रही है और हम अभी भी मिलिट्री सप्लाईज के लिए मॉस्को के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम व्हेन दिल्ली इज ट्राइंग टू बिल्ड एन इंटरनेशनल कोलिशन अगेंस्ट चाइनाज ब्रेजन अटैक्स ऑन द टेरिटोरियल सोवरेनिटी ऑफ इट्स एशियन नेबर्स। तो हम ये जो क्वाड जैसे क्वाड में हमारी मेंबरशिप है तो इन सबको हम नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में हमें क्या स्टैंड लेना है, तो ऑथर ने यही बोला कि हमें यहाँ पर सेंट्रल यूरोप को एक एंटिटी की तरह देखना है, ना कि हमें मॉस्को के प्रिज्म से देखना है, ना तो हमें यहाँ पर वेस्ट के प्रिज्म से देखने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर द मूवमेंट दिल्ली अभी सेफ कॉर्नर में दिल्ली बात करता है कि डिप्लोमेसी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और यहाँ पर मिलिट्री तक
क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर क्रूशियल फैक्टर्स क्या हैं जो कि इसको शेप करेंगे कि सेंट्रल यूरोप के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो शेप करेंगे वो यही करेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल यूरोप क्या चाहता है। तो फर्स्ट, रशियाज क्लेम फॉर अ ब्रॉड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द रीजन हैज़ नो टेकर्स इन द सेंट्रल यूरोप। जो सेंट्रल यूरोप है वही नहीं चाहता कि उसके ऊपर यहाँ पर रशिया की इन्फ्लुएंस रहे। नाइदर द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द वॉर्सॉ पैक्ट लाइक पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी एंड रोमानिया, नॉर नेशन सच एज यूक्रेन एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स, ये लोग नहीं चाहते कि ये जो हैं ये यहाँ पर रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। दूसरी बात, रशिया की लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है सेंट्रल यूरोप में, लेकिन वो तभी रियलाइज़ हो सकते हैं जब यहाँ पर ये पॉलिटिकल अकोमोडेशन करने की बात करें, ये यहाँ पर सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज से बात करें, उनकी पॉलिटिकल अकोमोडेशन की बात करें। अगर ये उनको डराएंगे धमकाएंगे कि युद्ध होगा, तो ऐसे में ये जो कंट्रीज़ हैं बिल्कुल भी कभी भी रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा वाइल दे आर ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर जो सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज है वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के पार्ट बनना चाहते हैं। तो सेंट्रल यूरोपियंस रीसेंट एनी अटेम्प्ट बाय द यूएस एंड यूयू टू इम्पोज पॉलिटिकल वैल्यूज दैट रन अगेंस्ट देयर ट्रेडिशनल कल्चर्स। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं जो वेस्ट की वैल्यूज़ है वो उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जाए। द सो कॉल्ड 3 Cs इनिशिएटिव, इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल यूरोप को एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह देखने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि इनके भी बहुत सारे पैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इनका 3 Cs इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर 12 यूरोपियन स्टेट्स को एक साथ लाता है, फ्रॉम द बाल्टिक सी इन द नॉर्थ टू द एड्रियाटिक एंड ब्लैक सी इन द साउथ। तो इन सब की आप लोकेशन देख लेना, एड्रियाटिक सी इसको कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। फ्लैश पॉइंट यूक्रेन, तो यहाँ पर यूक्रेन में ईस्ट का कुछ एरिया है जहाँ पर सेपरेटिस्ट रीजन है, वहाँ पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं। तो एक तो रीजन उसमें डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक एक सेपरेटिस्ट रीजन है। ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट टू बोथ साइड्स हैव बीन रेजिंग द स्टिक। द रशियन पार्लियामेंट हैज़ आस्क्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कि यहाँ पर जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक्स हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, रशिया इनको रिकॉग्नाइज कर ले। तो उसमें दो एरिया तो हैं, एक तो डोनेत्स्क का है, एक है ल्यूगांस्क का। तो ये ईस्ट यूक्रेन में रीजन है जहाँ पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेज रहते हैं। मिन्स्क अकॉर्ड्स हुए थे 2014-15 में, जिसमें मॉस्को और काइव ने एग्री किया था कि हम यहाँ पर सीज फायर करेंगे और पॉलिटिकल सेटलमेंट करेंगे। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन में इन सेपरेटिस्ट रीजन्स को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि रशिया ने इस पैक्ट को वॉयलेट किया है, जो कि यहाँ पर हुआ था 2014-15 में मिन्स्क अकॉर्ड। आगे चलते हैं। अ सेफर इंडिया, अब इस आर्टिकल में एक डेटा कोट किया गया है जो कि ये सेट का साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, जिससे ये पता चलता है कि अगर हम देखें जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट का एरिया हटा दें, उसके अलावा देखें तो टेररिस्ट अटैक में मरने वाले इंडियंस की गिनती कम हुई है और 2016 के बाद तो ज़ीरो है। तो अब ऐसा कैसे हो पाया है? तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर यूपीए रिजीम की कुछ बुराइयाँ की हैं कि यूपीए रिजीम आया 2004 में, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को यहाँ पर रिपील कर दिया। तो मैसेज टेररिस्ट को यही था कि आपको यहाँ पर जो भी टेररिज्म फैलाना फैला सकते हो। लास्ट में यहाँ पर ऑथर ने यही बोला है कि एक्सटर्नल फ्रंट पे जो आर्म्ड फोर्सेस है, अब उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है कि आपको पाकिस्तान के साथ आपको स्ट्राइक से डील करना तो आप स्ट्राइक से डील करो। टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग वाज कंसिस्टेंटली ब्रॉट ऑन टू द एजेंडा ऑफ G20 मीटिंग। इसके अलावा हर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में बात करते हैं टेररिज्म का एक बहुत बड़ा खतरा है। टुडे इफ इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेशन दैट हैज़ अट्रैक्टेड $80 बिलियन इन FDI इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। एनी थ्रेट टू द नेशन इज ट्रीटेड एज अ थ्रेट टू एवरी नेशन। तो यहाँ पर हमने लगातार इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर टेररिज्म का क्वेश्चन उठाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस, उसको यहाँ पर हमने फ्री हैंड दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर ने बताए हैं। इसके अलावा यहाँ पर UAPA को हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, NIA को और ज़्यादा पावर दिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को और ज़्यादा पावर दिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की कोशिश की है। इंडिया और ओमान के एयर फोर्सेस ने एक जॉइंट एक्सरसाइज बिगिन किया जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। तो ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर होती है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में। आगे हम चलते हैं। बजट में इस बार बजट में अनाउंस किया गया है डिजिटल यूनिवर्सिटी को ओपन करने का। अब जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी उसकी वजह से लिमिटेड सीट्स की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और यहाँ पर अनलिमिटेड सीट्स होंगी। तो व्हेन वी वर कनेक्टिंग आवर विलेजेस, अब डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ायदा है वो विलेजेस तक पहुँच सके, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे विलेजेस तक, ताकि यहाँ पर अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके और यहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी का फ़ायदा हर कोई उठा सके। आगे चलते हैं। पैंडेमिक एंड एंडेमिक, तो एंडेमिक कब माना जाएगा कि जो वायरस है वो एंडेमिक हो चुका है? तो एन इन्फेक्शन बिकम्स एंडेमिक जब जो रेट है वो स्टैटिक हो जाए इन अ गिवन जियोग्राफिकल लोकेशन, मीनिंग दैट द पैथोजन कॉजिंग द डिजीज। तो यहाँ पर बेसिकली जो एक पर्टिकुलर नंबर है, नंबर ज़्यादा ना हो, इन्फेक्शन का नंबर बहुत कम भी ना हो, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर तक जब सीमित हो जाता तब हम मान लेते हैं जो इन्फेक्शन वो एंडेमिक हो गया और वो यहाँ पर रहने ही वाला है। आप कितने भी यहाँ पर जैसे लॉकडाउन लगा लो,
कुछ भी करो, टेस्टिंग करो, लेकिन वो अब नंबर कम नहीं होने वाला, वो बेसिकली कम्युनिटी तक फैल चुका है। तो एन इन्फेक्शन बिकम्स एंडेमिक व्हेन द रेट्स बिकम स्टैटिक इन अ गिवन geographical location, meaning that the pathogen causing the disease, SARS-CoV-2 in this case, is likely to remain in circulation without causing large outbreaks। तो यहाँ पर जो वायरस है वो सर्कुलेशन में तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा लार्ज आउटब्रेक्स नहीं होंगे। आउटब्रेक्स हमें कुछ टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे जब यहाँ पर ह्यूमन की इम्यूनिटी कम हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ठंडों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस समय यहाँ पर लार्ज आउटब्रेक्स देखने को मिल सकते हैं। तो एंडेमिक मीन्स दैट द वायरस विल कंटिन्यू सर्कुलेटिंग इन द पॉपुलेशन एंड देयर विल बी पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स। तो अप तब देखने को मिलेगी जब यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और डाउन तब देखने को मिलेगा जब यहाँ पर ह्यूमन की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अ डिजीज़ कैन बी एंडेमिक एंड बोथ वाइड स्प्रेड एंड डेडली। तो यहाँ पर एक डॉक्टर का ये भी कहना है कि डिजीज़ एंडेमिक भी हो सकती है और वाइड स्प्रेड और डेडली भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मलेरिया की वजह से 6 लाख लोग मरे हैं 2020 में, उसके बाद भी ये डिजीज़ जो है एंडेमिक है। आगे हम चलते हैं मणिपुर्स ट्रेडिशन ऑफ फ्लैग होइस्टिंग बाय कैंडिडेट्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर जो फ्लैग होस्टिंग होती है बाय द कैंडिडेट्स, लेकिन यहाँ पर जो मैतेई डोमिनेटेड इम्फाल वैली है जहाँ पर मैतेई कम्युनिटी रहती है, तो उनकी एक प्रैक्टिस है अथेनपोत थिनबा की। अब अथेनपोत थिनबा क्या होता है? तो यहाँ पर अथेनपोत का मतलब होता है यूजली रेफर्स टू एन ऑफरिंग विच इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ आइटम्स सच एज फूड एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पर ऑफरिंग की जाती है, और थिनबा का मतलब ये होता है कि ड्रॉप थिंग्स, टू प्रेजेंट और ड्रॉप थिंग्स। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस की जाती है अथेनपोत थिनबा। इसके अलावा गॉडेस के लिए भी की जाती है, गॉड गॉडेसेस के लिए भी ये प्रैक्टिस की जाती है अथेनपोत थिनबा की। In it, women from the community carry a variety of fruits and vegetables, rice, traditional snacks and flowers and deposit them at the base of the party flagpole। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो गॉड्स को अपीज करने के लिए किया जाता है, और इलेक्शंस में नॉर्मली ये यहाँ पर कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है अथेनपोत थिनबा की। जो मैतेईज हैं वो यहाँ पर वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, इसके अलावा सनामहिज्म को फॉलो करते हैं, एंड मे हैव अ पूजा इन द सेरेमनी। तो बस आपको ये प्रैक्टिस पता होनी चाहिए, बाकी मैतेई कम्युनिटी कहाँ की इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 साल पहले For years, the business model of internet giants that provided free services hinged on collecting user data and monetizing the information। तो यहाँ पर जो एप्पल गूगल थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग यूज़र का डेटा कलेक्ट करते थे और उनको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट शो करते थे। डिसीजंस मेड रिसेंटली बाई एप्पल एंड गूगल। तो यहाँ पर एप्पल और गूगल ने कुछ डिसीजन लिए हैं कि यहाँ पर जो यूज़र का डेटा है वो ऐसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा, और यूज़र के डेटा के ऊपर यूज़र को ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा। अब एप्पल और गूगल ने किया क्या है? तो एप्पल एक फ़ीचर लेकर आया है ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। तो ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी जो आईफोन्स में फ़ीचर है और आईपैड्स में फ़ीचर है, उसकी वजह से जो ऐप्स हैं उनको यहाँ पर यूज़र की परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करने से पहले। तो यहाँ पर यूज़र की परमिशन लेनी पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि यूज़र को ज़्यादा कंट्रोल दे दिया है ओवर देयर डेटा। इसके अलावा जो गूगल है उसने अनाउंस किया प्राइवेसी सैंडबॉक्स। तो प्राइवेसी सैंडबॉक्स किससे रिलेटेड? गूगल से, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब न्यू सोल्यूशन की वजह से क्या होगा, जो यूज़र का डेटा शेयर होता है थर्ड पार्टी से, वो थोड़ा लिमिट हो जाएगा, शेयर होगा लेकिन थोड़ा लिमिट हो जाएगा। अब प्राइवेसी सैंडबॉक्स में यहाँ पर कुकी की बात की गई। तो कुकी क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि स्टोर हो जाता है ब्राउजर में अगर यूज़र वेबसाइट को विजिट करता है। तो कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द ब्राउजर व्हेन अ यूज़र विजिटर वेबसाइट। अब यहाँ पर कुकी को एक्सप्लेन किया गया कि कुकी का कैसे यूज़ किया जाता है टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स देने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेंड के साथ फ्लाई कर रहे हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, और दोनों के पास अपना एक एक बैग है, लेकिन जो यहाँ पर एयरलाइन पर्सनल है वो बैग रखने से पहले क्या कर लेता है, आपके बैग्स में देख लेता है कि क्या क्या सामान है, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके बैग में उसको परफ्यूम मिला, इसके अलावा क्लोथ्स मिले, किसी ब्रांड के क्लोथ्स मिले, उसके ऊपर उसने रेड स्टिकर लगा दी। आपके फ्रंट बैग में उसको जैसे कैमरा मिला, फोटोग्राफी मिली, उसने उसके ऊपर ब्लू स्टिकर लगा दिया। उसके बाद जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो जो ड्राइवर है कैब का, उसने स्टिकर्स देखा, और उसके स्टिकर्स के बेसिस पे उसे पता लग गया कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देगा वो फ्लायर। तो ऐसे ही कुकीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब कुकीज़ का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड ट्रैकिंग ही हो सकती है डेटा की। तो सोल्यूशन सच एज द प्राइवेसी सैंडबॉक्स मीन द फेजिंग आउट ऑफ कुकीज़। तो यहाँ पर कुकीज़ फेज आउट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर गूगल ने उसके बाद प्रपोज किया था कुकीज़ शुड बी रिप्लेस्ड विद FLOC। FLOC क्या है? फेडरेटेड लर्निंग ऑफ कोहॉर्ट्स। इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ इंटरनेट बेस्ड एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर जो गूगल है वही आपके डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन बाद में इस पर भी थोड़ा लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद गूगल ने FLOC प्रोजेक्ट को गिव अप कर दिया और एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया, टॉपिक्स। अब टॉपिक्स क्या है? थ्रू विच द कंपनीज क्रोम ब्राउजर वुड क्यूरेट अ यूजर्स टॉप इंटरेस्ट इन अ वीक बेस्ड ऑन ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो यहाँ पर वीक के बेसिस पे यूजर का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर टॉपिक्स पता होना चाहिए, FLOC पता होना चाहिए, फेडरेटेड लर्निंग ऑफ कोहॉर्ट्स। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। कुकी आपको पता होगा कुकी क्या होता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज करेंगे 2 टेरिटरीज़ की, जो कि मैंने आपको बताई। यहाँ पर सेपरेटिस्ट रीजन है और यहाँ पर प्रो रशियन फोर्सेस रहते हैं। यहाँ पर जो एरिया है वो ये है सेपरेटिस्ट रीजन, ल्यूकान्स और यहाँ पे डोनेत्स्क। तो इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का न्यू सोशल मीडिया वेंचर है जो कि ट्रुथ सोशल, और ये यहाँ पर एप्पल के ऐप स्टोर पर आ चुका है।
बिहाइंड एफटीए पॉलिसी कैलिब्रेशन। अब इंडिया ने जो एफटीएस किए थे 2000 में, उसका इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मिक्स्ड बैग है, हमें कहीं फ़ायदा भी हुआ, कहीं नुकसान भी हुआ है। लेकिन मेनली जो स्मॉल कंट्रीज़ है उसमें तो हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन जो जिनकी इकॉनमी अच्छी है उनके साथ हमें नुकसान हुआ है। तो इंडियाज़ एक्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मोस्ट ऑफ विच वर इंक्ड इन द मिड 2000s अंडर एन ऑफिशियल रिव्यू प्रोसेस। तो अगर हम देखें तो 2011 में जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो भी बढ़े हैं, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो जहाँ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो हम देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 11 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 एक्सपोर्ट्स टू 9 कंट्रीज एंड 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स विद विच इंडिया ऑलरेडी हैज़ ट्रेड एग्रीमेंट्स ग्रू 36%। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए 36% से, लेकिन इंपोर्ट्स ग्रो हुए 44% से। इसका मतलब ये है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो हो चुका है $11.8 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21, जिन भी कंट्रीज़ के साथ हमारा एफटीए है। इंडिया ने अभी एफटीए किया है लास्ट वीक ही यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। इसके अलावा हम यहाँ पर एफटीए करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इजराइल एंड ईयू के साथ। हमारे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट से जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ, सिंगापुर के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, मॉरिशस के साथ। तो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा आसियान के साथ भी हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा इंडिया जो है वो साफ्टा का भी पार्ट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ, नेपाल, मलेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड। और इंपोर्ट्स कौन से कंट्री के साथ ग्रो हुए, तो वो है वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान। तो जिनकी इकॉनमीज थोड़ी अच्छी है उनके साथ हम देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से हम यहाँ पर डेफिसिट में चले गए हैं। वाइल इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू साउथ कोरिया हैव ग्रोन स्लाइटली फास्टर देन एक्सपोर्ट्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 11 एंड 12। और साउथ कोरिया के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम देखें जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो वो है $8.1 बिलियन। तो इंडिया ने यहाँ पर अब रिव्यू करेगा, इंडिया जो भी एफटीए साइन किए गए हैं जैसे कि साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, कि हमें यहाँ पर इतना नुकसान क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस किया गया तो ये हमें पता चला कि मेनली जो है इंडिया में लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा ग्रो नहीं हुए और हमारे इंपोर्ट ज़्यादा ग्रो हुए। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करने की ज़रूरत है। तो अपने आप ही यहाँ पर जो हमारे गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएगा। 2020 में इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स हो सके, एफटी नेगोशिएशन से पहले यहाँ पर अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हो सके, जिसमें सेंसिटिव सेक्टर्स को बाहर रखा जाए और जिन सेक्टर्स पर दोनों ही कंट्रीज एग्री कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर एग्रीमेंट करने की कोशिश की जाए। लेकिन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर एफटीए करना पड़ता है, नहीं तो ये डब्ल्यूटीओ को वॉयलेट कर देगा। तो डब्ल्यूटीओ के वॉयलेशन से बचने के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट की आप 1-2 साल तक यहाँ पर आप कोशिश करो कि आप यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो। एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं है। तो इंडिया में पावर सेक्टर के जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पावर है उसकी तो कॉस्ट और भी ज़्यादा अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक पावर से कंपेयर करें। तो इन इंडिया पावर रेट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी हैव द एनॉमली ऑफ इंडस्ट्रियल पावर रेट्स बीइंग हायर देन डोमेस्टिक रेट्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर पीएलआई स्कीम लेकर आएँ जिससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर आएँ ताकि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सके और हमारे गुड्स भी कॉम्पिटिटिव हो सकें और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्रेजेंस बन सके। अब आईटी मिनिस्ट्री की एक ड्राफ्ट पिच है, एक प्रपोजल। अब उनका प्रपोजल ये है जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है उसमें वैल्यू एडिशन जब हो जाएगा तो उस डेटा को ओपन मार्केट में बेच दिया जाएगा फॉर एन अप्रोप्रिएट प्राइस। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन ये होता है जब गवर्नमेंट यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर ले, हर मिनिस्ट्रीज डेटा कलेक्ट कर लें, फिर उनके डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज डेटा को ऐसे प्रोसेस करें कि उस डेटा को अब यूज़ किया जा सके फॉर द डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, तो उसको बोलेंगे वैल्यू एडिशन। और गवर्नमेंट ये सोच रही है फिर इस डेटा को बेच दिया जाए एट एन अप्रोप्रिएट प्राइस। अब इस पॉलिसी का नाम है इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी, जिसमें स्टेक होल्डर्स जैसे कि रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट जो हैं वो इस डेटा को यूज़ करके यहाँ पर डिजिटल इनोवेशन कर सकें। इसके लिए एक इंडिया डेटा ऑफिस भी बनाया जाएगा जो कि एक नया डिपार्टमेंट होगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ डेटाबेस भी होगी जो कि डेटा यहाँ पर शेयर नहीं किया जाएगा। तो डेटाबेस इज प्लेस्ड अंडर द रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस अम्ब्रेला विल बी शेयर्ड ओनली विद ट्रस्टेड सोर्सेज, और ये डेटा सबके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो इनका यही कहना है कि अगर हम डेटा ऐसा यूज़ करेंगे, वैल्यू एडिशन डेटाबेस यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से स्टार्टअप्स जो हैं उनको यहाँ पर डिजिटल इनोवेशन जो होगी और ज़्यादा इम्बोल्डेंट होगी और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उससे बहुत अच्छे से पॉलिसी बना सकते हो, मोर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग होगी। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।